हाय फ्रेंड, न्यू एजुकेशन हब फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिस्ट्री की टीचर और हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 14। देखिए, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा उसके बाद में आज हम आ रहे हैं मौर्य वंश के राजवंश। देखिए, मौर्य वंश का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देखिए मौर्य वंश कहाँ से आया, इसके राजवंश कौन कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या। देखिए, बृहदत्त कौन था? वो मौर्य वंश का जो था वो सम्राट था। ठीक है, बृहदत्त जो था मौर्य वंश का जो था सम्राट था। इसकी हत्या कर दी थी करके ये पुष्यमित्र आ गया। पुष्यमित्र शुंग जो था, इसका नाम था। इसने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ये पूछा जाएगा मौर्य वंश के बाद के राजवंश कौन था? बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में क्या करा था? शुंग वंश की जो आपकी स्थापना की। ठीक है, ये पूछा जाता है शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। देखिए, इसने अपने नाम शुंग, उसका पुष्यमित्र शुंग नाम से ही इसने शुंग वंश की स्थापना कर डाली। देखिए, सब अपने ही नाम से स्थापना कर रहे हैं। देखिए, शुंग वंश के शासक देवभूमि की हत्या करके, शुंग वंश का जो शासक था वो कौन था? देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने, किसने हत्या करी इसके? शुंग वंश के शासक देवभूति की वासुदेव ने कितने में करी थी? 73 ईस्वी में करी थी। ईस्वी पूर्व में कंड वंश की स्थापना कर दी थी। देखिए, शुंग वंश, देखिए पहले इसने फिर क्या करा? उनकी हत्या कर दी, कंड वंश की स्थापना कर दी। देखिए, कंड वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। इसकी हत्या करके सिमुक ने 28 ईस्वी पूर्व में क्या करा था? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? विद्या शक्ति है। अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य वंश के बाद के राजवंश जो हैं, जब मौर्य वंश का अंतिम समय था, उसके बाद के राजवंश कौन सा है? मौर्य सम्राट जो आपका है, जो बृहदत्त है, इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा था? इसे मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था वो कौन था? सम्राट था, वो था बृहदत्त। बृहदत्त की क्या करी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या कर दी 185 ईस्वी पूर्व में। इसने क्या करा? हत्या करने के बाद में इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। फिर शुंग वंश के शासक देवभूति, शुंग वंश का शासक कौन था? देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या किसने करी थी? वासुदेव ने कर दी थी। 73 ईस्वी पूर्व में कंड वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कंड वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी। और इसने क्या कर दिया था? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी 28 ईस्वी पूर्व में। देखिए, वाकाटक वंश का संस्थापक विद्या शक्ति था। देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है 28 ईस्वी पूर्व से चल रहा है। आज हमारा 2000 ईस्वी है, लेकिन 28 ईस्वी पूर्व से हमारा हिंदू धर्म चल रहा है। देखिए, सब हिंदू ही हैं। और देखिए, 185 ईस्वी पूर्व में भी आपका हिंदू ही था। देखिए, और 73 ईस्वी पूर्व में भी आपका हिंदू ही था। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे नोट को उतार लीजिएगा। देखिए, हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। देखिए, साथ के साथ मेरे नोट उतारते जाइएगा, जिससे मुझे पढ़ाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए, क्या हुआ था? ये जो आपका मौर्य वंश है, मौर्योत्तर काल, आपका ये जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल उसको कहते हैं जो मौर्य वंश का चलता है। मौर्योत्तर काल, इसी को मौर्य वंश कहा गया है। मौर्योत्तर काल में जो क्या था? मौर्योत्तर काल में विदेशी, देखिए पहले विदेशी जो थे, इसमें विदेशी आक्रमणकारी कौन होता है? जो आक्रमणकारी यानी आक्रमणकारी आपका डाकू भी होते हैं। पहले राज्य के लिए जो था आक्रमण किए जाते थे,
अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए किए जाते थे। देखिए साथ के साथ नोट उतारते जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं इसलिए साइड में हो रही हूँ, आप लोग नोट उतारते रहिएगा, कहीं आप लोग बैठे रह जाएं तो आप नहीं सोचे कि हाँ बाद में नोट उतारेंगे। देखिए मैं ज़्यादा राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से उतारिएगा। देखिए हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी। देखिए मौर्योत्तर जो काल था, मौर्यों का काल था, उस समय में विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन भारत में आए थे। देखिए मौर्योत्तर काल में, देखिए मौर्योत्तर काल हिंदू धर्म से आपका संबंधित है। मौर्योत्तर काल में विदेशी जो आक्रमणकारी, जो विदेश से आक्रमणकारी आए थे, उसमें बैक्ट्रियन ग्रीक जो थे आपका यूरोप में है, शासकों का नाम आता है। ठीक है, बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है कि यवन से आए थे। यवन आपका एक देश है, उसको आप देखिएगा, उसके नाम से भी जाना जाता है कि यवन से आए इन्होंने। और भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम, देखिए भारत पर जिन्होंने आक्रमण करा उनका क्रम इस प्रकार है। देखिए पहले यवन से आए थे, उनको बैक्ट्रियन कहा गया। शक आए थे, उनको सीथियन कहा गया। पहला बार उनको पार्थियन कहा गया। किसान आए उनको यूची कहा गया। देखिए मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी, यानी मौर्योत्तर काल में जो बाहर से आए थे, यानी भारत के बाहर से जो विदेशी आए थे, उन्होंने जो आक्रमण किया था भारत पर। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है, यानी बैक्ट्रियन से आए थे, ये एक देश का नाम है बैक्ट्रियन ग्रीक, इसके शासकों का नाम आता है। बैक्ट्रियन ग्रीक के शासकों को यवन के नाम से भी जाना जाता है। यवन कौन है? यवन ही बैक्ट्रियन ग्रीक शासक है। आपको आप जो एटलस लीजिएगा, एटलस में हिस्ट्री वाले मैप हैं, हिस्ट्री वाले मैप है। जब आप प्रोस्पेक्टस पे जाइएगा उसमें आपको हिस्ट्री वाले मैप मिलेंगे आपको, उसमें आप देखिएगा आपको बैक्ट्रियन ग्रीक यवन, आप NCERT पढ़िएगा 9 से 12 उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था मौर्योत्तर काल में। कौन क्या क्या है? यवन कहाँ से आए थे? बैक्ट्रियन, जिसको कहा जाता है। शक आपका सीथियन है, पहला आपका पार्थियन है। किसान आपका यूची।
अब हम करेंगे कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान। इन्हें मेरे साथ साथ उतार लीजिएगा आप। ये साथ साथ उतार लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत होगी। और मैं भी इतना नहीं लिख सकती, मुझे क्लास लेनी पड़ेगी इसी। देखिए कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, देखिए कौन कौन थे। देखिए कनिष्क कौन कौन कनिष्क के दरबार में रहते थे। पहला तो आपका था, फर्स्ट आपका था अश्वघोष, सेकंड आपका वासुदेव। 4 विद्वान जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे, नागार्जुन। अभी हम इनके बारे में आपको फुल जानकारी दीजिए। अभी आप मेरे नोट्स उतारिएगा साथ के साथ। और ये आपका चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखे थे। देखिए कनिष्क का राज्यरोहण, कनिष्क जो है अठहत्तर ईस्वी में हुआ था। देखिए 78 ईस्वी में, यानी 78 ईस्वी में हिंदू धर्म था हुआ था। 78 ईस्वी में हमारा हिंदू धर्म था। कनिष्क ने कनिष्क जो था, कनिष्क ने उतारते रहिएगा साथ के साथ। सत्तावंत प्रारंभ उन्हें शुरू की सन 78 ईस्वी में किया था। 78 कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार था कवि अश्वघोष थे। मेरा आपका जिन्होंने बुद्ध चरित्र एवं अलंकार की रचना की।
देखिए हम क्या पढ़े, कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान रहते थे। ये पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में नाम दे देते हैं कि 4 विद्वानों का नाम दे देते हैं, उसमें एक अश्वघोष डाल देते हैं, ठीक है, और 3 अलग डाल देते हैं। तो पूछा जाता है कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान, इन 4 ऑप्शंस में से एक चुनो। तो आपको ये याद कर लेना अच्छे से कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। देखिए चारों का नाम याद करना, अश्वघोष, अश्वघोष, अश्व यानी अश्व घोड़ा आ गया, घोष चाकू घोष दिया, अश्वघोष हो गया आपका। फिर आपका वासुदेव, वासुदेव आप किसको कहते हैं, श्री कृष्ण जी को आप वासुदेव कहते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन श्री कृष्ण का संबंध किससे है, नागों से, मतलब नागार्जुन से श्री कृष्ण को ही क्या करते हैं, नागार्जुन कहते हैं। और चरक जो आपका है, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी, चरक लोग लेते नहीं चरस, वही आपका चरक हो गया। इतना आसान है करना। अश्वघोष, वासुदेव, नागार्जुन, चरक। कनिष्क के दरबार में रहने वाले 4 विद्वान अश्वघोष, वासुदेव, नागार्जुन और चरक हो गया। कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। जो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था, कनिष्क को जब उसको गद्दी पर बिठाया गया था तो 78 ईस्वी में हुआ, बैठाया गया था, ठीक है। कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ सन 78 ईस्वी में किया था। कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किसने किया था, वो कनिष्क ने ही किया था, ठीक है। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था, ठीक है। कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार, कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार रहते थे तथा कवि अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबार के जो महान साहित्यकार यानी जो रचना करते थे, जो लिखते थे हिंदी में, तथा कवि जो कविताएं कहते थे, वो कौन थे, अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित एवं सूत्रालंकार की रचना की। ये पूछा जाता है बुद्ध चरित एवं सूत्रालंकार की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। अश्वघोष कौन था, कनिष्क के दरबार में रहने वाला महान साहित्यकार था, ठीक है। अश्वघोष की रचना की तुलना मिल्टन गेटे, जो अश्वघोष ने रचना की थी, जो लिखा था उसने, उसकी तुलना किससे की गई है, मिल्टन गेटे, कांट, वॉल्टेयर आदि से की गई है। देखिए हम आगे का अध्ययन। देखिए अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र की तुलना वाल्मीकि के रामायण से की जाती है। देखो अश्वघोष ने जो देखा, बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार की रचना की है, किसने की है, अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने के द्वारा जो बुद्ध चरित्र की तुलना कंपैरिजन की गई है, वो किससे की गई है, वाल्मीकि के रामायण से की जाती है। देखिए कितना वाल्मीकि जी का रामायण, देखिए 2 ग्रंथ कितने फेमस ग्रंथ हैं, उससे अश्वघोष के
रचित बुद्ध चरित्र की तुलना की गई है। कितना अच्छा लिखा होगा घोष जी ने बुद्ध चरित्र की रचना कितनी अच्छे तरीके से की होगी। देखो निष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। देखिए निष्क जो है ये कौन है, ये बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म में इसको किसने दीक्षित किया था, अश्वघोष ने दीक्षित किया। दीक्षित क्या होता है, दीक्षित करना होता है हम किसी को शिक्षा देते हैं पूरी तरीके से, यानी दक्षिणा देते हैं, यानी किसी को ज्ञान देते हैं, तो वो क्या होता है दीक्षित करना था। और किसने करा था, अश्वघोष ने किसको दीक्षित करा था, निष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित करा था। देखिए बौद्ध धर्म से भी अश्वघोष का संबंध, देखिए कितने ज्ञानी थे। देखिए मेरे साथ साथ उतारते जाइएगा। देखिए कनिष्क कनिष्क का कनिष्क 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 कौन थे, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद के नाम से महापंडित चरक थे। ये चरक कौन थे, चरक अश्वघोष के बाद दूसरे चरक थे। ये कौन थे, चरक थे, ये महापंडित थे। महापंडित यानी पंडितों के भी महान, पंडितों के पूर्व, पंडितों के उच्च स्तर के, कहते हैं ना पंडितों में एक को महापंडित बना दिया। यानी आप एक व्यक्ति को एक राज्य दिया, राज्य में एक अध्यक्ष, वो एक जिला दिया, जिले में एक अध्यक्ष बना दिया, जिला अध्यक्ष बना दिया पूरे बात। तो ऐसे महापंडितों पंडितों में पंडित बना दिया, तो महापंडित बना दिया, तो अध्यक्ष हो गया पंडितों का। देखो कनिष्क का राजवेद जो है वो आयुर्वेद के महापंडित। कनिष्क का राजवेद आप खुद ही समझ सकते हैं, राज्य में जो डॉक्टर वगैरह होते हैं जो आपका इलाज करते हैं वो आयुर्वेद जो आपके दवाई वगैरह समझते के महापंडित चरक थे। चरक ने औषधि पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ये पूछा जाता है चरक संहिता ग्रंथ किस पर आधारित है, औषधि पर आधारित है। ये पूछा जाता है चरक संहिता ग्रंथ की रचना किसने की, चरक ने किस ग्रंथ की रचना की, चरक संहिता की। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद कौन था, तो महापंडित चरक थे। ठीक है, बताते रहिएगा आप लोग साथ के साथ। देखिए मेरी लास्ट क्लास है, मतलब
लास्ट क्लास नहीं है, आज की लास्ट क्लास है, आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। देखिए, वासुदेव ने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविवाह सूत्र की रचना की थी। वासुदेव ने बौद्ध धर्म के वासुदेव कौन है? वासुदेव तीसरे नंबर पर वासुदेव जी हैं। वासुदेव कौन है? बौद्ध धर्म के विश्वकोश विवाह सूत्र की रचना की थी। ये पूछा जाता है वासुदेव ने किसकी रचना की? तो उन्होंने बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविवाह सूत्र की रचना की थी। ठीक है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। कनिष्क के दरबार में जो महान दार्शनिक थे, यानी दार्शनिक होता है जिसको पहले से सब कुछ देख लेता है और आपको बता देता है कि मतलब आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, आगे इस तरह की घटना होगी, उसके बाद सब सच होने लगती है। तो वो क्या होता है? वो दार्शनिक होता है। तो कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन जी थे, जिन उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। देखिए, नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है।
तो ये पूछा जाता है नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। ठीक है, वैज्ञानिक जो विज्ञान वगैरह आज हमारी साइंस चल रही थी। ठीक है, और नागार्जुन की किनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, नागार्जुन की जाती है। ठीक है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, नागार्जुन को कहा गया। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, नागार्जुन को कहा गया। देखा आइंस्टीन का पीछे का नाम है याद रखो, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, ना से भैया नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र यानी बीच का सूत्र लो। ठीक है, तो उसमें क्या करा नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र जो नागार्जुन का रची पुस्तक थी उसमें सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये पूछा जाता है सापेक्षता का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, नागार्जुन ने किया। नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या था, माध्यमिक सूत्र था। ठीक है, शून्यवाद के व्याख्यानुसार नागार्जुन थे। शून्यवाद की जो व्याख्या की थी वो किसने की थी, नागार्जुन की थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे, नागार्जुन थे। कितना इम्पोर्टेंट है, भारत के आइंस्टीन कौन थे, आपके भारत के आइंस्टीन भी नागार्जुन थे और शून्यवाद के व्याख्याकार भी आपके नागार्जुन थे। देखिए संस्थापक नहीं थे, व्याख्याकार थे नागार्जुन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ संस्थापक को टिक मार दो, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल कैसा लगा, प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप मेरे विद्यार्थी बन जाओ, मेरी वीडियो आपको समय से प्राप्त होती जाए। देखिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।